सीजन 2 शुरू होता है एक नॉर्मल दिन से, लेकिन जल्दी ही सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो जाता है। सैम नील्सन, जो पहले भी एक इम्पॉसिबल हाईजैकिंग सिचुएशन हैंडल कर चुका है, अब फिर से एक खतरनाक गेम के बीच फंस जाता है। इस बार सेटिंग है बर्लिन का अंडरग्राउंड रेल नेटवर्क। एक यू बहन ट्रेन हाईजैक हो जाती है और धीरे धीरे पता चलता है कि ये सिंपल टेरर अटैक नहीं, बल्कि एक केयरफुली प्लान्ड ऑपरेशन है, जिसके पीछे बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है। पहले ऐसा लगता है सैम जर्मनी में कॉर्पोरेट डील्स नेगोशिएट करने आया है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ब्रिटिश एम्बेसी की ऑफिसर ओलिविया उसे लगातार कॉल कर रही है, क्योंकि सैम काफी वक्त से एम्बेसी को एक अनजान आदमी के बारे में रिपोर्ट्स भेज रहा था। सैम को शक है कि वही आदमी पिछले सीजन में किंग्स एयरलाइन फ्लाइट 29 के हाईजैक का मास्टरमाइंड था और हाल फिलहाल उसे जर्मनी में देखा गया। इसी वजह से ओलिविया ने सैम को बर्लिन बुलाया था, ताकि वो जर्मन अथॉरिटीज के साथ मिलकर इस मैटर पर बात कर सके। इसी बीच बर्लिन पुलिस को एक एनोनिमस टिप मिलती है कि कोई आतंकवादी बॉम्ब्स बना रहा है। पुलिस एक अपार्टमेंट पर रेड मारती है और वहां बॉम्ब बनाने का सबूत मिलता है, साथ ही एक नकली आईडी कार्ड जो रेलवे मेंटेनेंस कंपनी का होता है। तब क्लियर हो जाता है कि टारगेट रेलवे सिस्टम हो सकता है। रिवील होता है सस्पेक्ट का नाम मार्को है, जो अंडरग्राउंड टनल्स में जाकर ट्रैक्स और लीवर्स के साथ छेड़छाड़ करता दिखाई देता है। ट्रेन में सैम एक आदमी को नोटिस करता है जो भारी बैग लेकर अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था। वो कोच चेंज करता रहता है, नर्वस लगता है और हर स्टेशन पर उतरकर फिर दूसरे कंपार्टमेंट में चढ़ जाता है। सैम का शक बढ़ता है और आखिर में पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है। सिचुएशन टेंस हो जाती है। कुछ पैसेंजर्स रेसिज्म का इल्जाम लगाते हैं, क्योंकि सस्पेक्ट मिडल ईस्टर्न बैकग्राउंड का होता है। लेकिन जब पुलिस उसका बैग चेक करती है तो पता चलता है कि वो एक असाइलम सीकर है, जो सिर्फ अपने वीजा इशू की वजह से डरा हुआ था। यहाँ रिवील होता है कि ये सिर्फ एक मिस डायरेक्शन था, असली खतरा कहीं और बिल्ड हो रहा था। इसी दौरान सैम की मुलाकात मेई टेन नाम की एक जवान औरत से होती है, जो कहती है कि वो सिंगापुर में एक प्रोजेक्ट पर इनडायरेक्टली सैम के साथ काम कर चुकी है। मेई बार बार सैम से बात करने की कोशिश करती है, जिस वजह से उस पर भी शक होने लगता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो सिर्फ अपनी जॉब के लिए सैम से सिफारिश चाहती है। जब सैम उसे सीवी भेजने के लिए कहता है, तब तक सिचुएशन इतनी टेंस हो चुकी होती है कि मेई को दोबारा प्रॉपरली बात करने का मौका ही नहीं मिलता। इधर ट्रेन ड्राइवर ऑटो का बिहेवियर भी अजीब हो जाता है। पता चलता है वो मार्को के कांटेक्ट में है और शायद प्लान का पार्ट है। सफर के दौरान ऑटो पैनिक करने लगता है और इमरजेंसी ब्रेक लगा देता है। अथॉरिटीज को भी पता चलता है कि ऑटो को हाल ही में निकाल दिया गया था, मतलब वो ऑफिशियली ट्रेन नहीं चला सकता। जब अगले स्टेशन पर उसे हटाने का ऑर्डर मिलता है, वो कंट्रोल खो देता है और ट्रेन को हाई स्पीड पर भगाकर अंडरग्राउंड के एक अनयूज्ड टनल में ले जाता है। ये टनल रेलवे सिस्टम के ऑफिशियल मैप में रजिस्टर ही नहीं होती, इसलिए U5 वैगन 2600 ट्रेन अचानक अथॉरिटीज के सिस्टम से गायब हो जाती है। इसी वक्त सबको लगता है कि ऑटो और मार्को ही आतंकवादी हैं, पर बाद में सब कुछ पलट जाता है। सैम खुद इंजन रूम में जाकर ऑटो से कहता है कि अब ट्रेन वो हाईजैक कर रहा है। ये शॉकिंग ट्विस्ट पूरा नैरेटिव बदल देता है। अब लगता है कि शायद सैम ने ही सीक्रेटली सब प्लान किया था। उसके पास एक मास्टर की होती है जो वो शुरू से यूज कर रहा था, और इंजन रूम का दरवाजा भी उसी चाबी से खोलता है। इससे क्लियर हो जाता है कि ये जल्दबाजी का फैसला नहीं था, बल्कि सोचा समझा प्लान था। साथ ही लंदन में सैम की वाइफ मार्शा को एक आइसोलेटेड फॉरेस्ट कैबिन में दिखाया जाता है, जहां वो कुछ हफ्तों से रह रही है। उसका बिहेवियर मिस्टीरियस लगता है, जैसे वो किसी चीज से दूर भाग रही हो। ये पॉसिबिलिटी स्ट्रांग हो जाती है कि सैम ने उसे सेफ जगह इसलिए भेजा हो क्योंकि वो ये खतरनाक कदम उठाने वाला था। अब हमें बर्लिन के रेलवे नेटवर्क कंट्रोल सेंटर ले जाया जाता है, जहां ट्रेन डिस्पैचर क्लैरा एक अजीब प्रॉब्लम नोटिस करती है। U5 वैगन 2600 जो बर्लिन के हनोई जा रही थी, अचानक अंडरग्राउंड लाइव ट्रैकिंग मैप से गायब हो जाती है। ड्राइवर ऑटो का अजीब बिहेवियर देखने के बाद क्लैरा ऑलरेडी अलर्ट थी, इसलिए जब ट्रेन सिस्टम से गायब होती है लेकिन कम्युनिकेशन रेंज में रहती है, तो सिचुएशन और भी डिस्टर्बिंग लगती है। कंट्रोल सेंटर ड्राइवर से कांटेक्ट करता है तो फोन ऑटो नहीं बल्कि सैम नील्सन उठाता है। तब ऑफिशियली क्लियर हो जाता है कि हाईजैक रियल है। सैम कामली अनाउंस करता है कि उसने ट्रेन हाईजैक की है। वो कहता है कि उसका इरादा 200 पैसेंजर्स को नुकसान पहुंचाने का नहीं है, लेकिन अगर अथॉरिटीज उसकी बात नहीं मानेंगे तो वो हेजिटेट नहीं करेगा। क्लैरा, जिसकी जॉब को सिर्फ 2 ही हफ्ते हुए हैं, बिल्कुल भी घबराती नहीं।
वो सैम से कम्युनिकेशन मेंटेन करती है जब तक हायर पुलिस अथॉरिटीज कंट्रोल नहीं ले लेती। डेप्यूटी चीफ मर्नाव फौरन अपनी सुपीरियर बर्लिन पुलिस चीफ एडा को लेकर आता है। एडा सिचुएशन हैंडल करने के लिए कंट्रोल सेंटर पहुंचती है और रेलवे एक्सपर्ट एडवर्ड समझ जाता है कि सैम ने एक पुराने मेंटेनेंस टनल का यूज़ किया है जो 20 साल पहले बंद कर दिया गया था। इस टनल के जरिए सैम U5 लाइन को U8 लाइन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जिसका मतलब है ट्रेन अलेक्जेंडर प्लेट स्टेशन की तरफ बढ़ रही है, एक मेजर जंक्शन जिसे अथॉरिटीज फौरन खाली करवा देती हैं। इधर ट्रेन के अंदर सैम भी पैनिक अवॉइड करना चाहता है। वो ऑटो को मजबूर करता है कि पैसेंजर्स को सिर्फ टेक्निकल डिले का रीजन बताए और रूट चेंज का एक्सक्यूज दे। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है जब एक स्कूल बॉय जॉर्ज इमरजेंसी ब्रेक पुल कर देता है। ऑटो को मैन्युअली अलार्म रीसेट करना पड़ता है और सैम को कैबिन में छुपना पड़ता है ताकि पैसेंजर्स को शक न हो। जब पैसेंजर्स ऑटो के सिर पर लगी चोट नोटिस करते हैं, सैम फर्स्ट एड का ड्रामा करता है ताकि कैबिन में रहने का बहाना मिल सके। इसके बाद सैम अपनी डिमांड बताता है। उसे जॉन बेली ब्राउन नाम के आदमी की एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए। धीरे धीरे रिवील होता है कि बेली ब्राउन वही इंसान है जिसे सैम प्लेन हाईजैक का असली मास्टरमाइंड मानता है। हैम्बर्ग बॉर्डर की सिक्योरिटी फुटेज के हिसाब से वो जर्मनी में है और इसी वजह से सैम ने ब्रिटिश एम्बेसी को अलर्ट किया था और जर्मन फेडरल ऑफिस ऑफ जस्टिस के रिप्रेजेंटेटिव आर्नल्ड के साथ मीटिंग सेट करवाई थी। लेकिन एम्बेसी में क्लियर हिंट मिलता है कि जर्मन अथॉरिटीज शायद बेली ब्राउन को प्रोटेक्ट कर रही है। आर्नल्ड ऑलमोस्ट सजेस्ट करता है कि ओलिविया इस नाम को भूल जाए। इससे लगता है कि गवर्नमेंट के कुछ लोग उस क्रिमिनल को बचा रहे हैं। जैसे ही ओलिविया को पता चलता है कि हाईजैकर जॉन बेली ब्राउन की लोकेशन मांग रहा है, वो फौरन समझ जाती है कि हाईजैकर सैम ही है। वो एडा विंटर को बताती है और जब एडा नेक्स्ट कॉल में सैम का नाम लेती है तो सैम हैरान हो जाता है। उसका कवर ऑफिशियली एक्सपोज हो चुका है। इसी बीच एक नया कैरेक्टर पीटर फेबर कंट्रोल सेंटर में एंटर करता है। वो एक ब्रिटिश आदमी है जो बर्लिन में रहता है और उसका गवर्नमेंट के साथ अच्छा कनेक्शन है। एडा उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं करती, लेकिन उसे सिचुएशन में रहने देती है। ऐसा लगता है पीटर का कनेक्शन बेली ब्राउन के जर्मनी आने से भी हो सकता है, मतलब वो डबल गेम खेल रहा हो। दूसरी तरफ डिटेक्टिव जोरन बेक और उसकी टीम इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए हैं। उन्हें एक बर्नर फोन मिलता है जिसमें सिर्फ एक ही नंबर सेव्ड है। जब जोरन उस नंबर पर कॉल करता है, बर्लिन के एक होटल रूम में फ़ोन बजता है और वो फ़ोन सैम का है। कॉलर आईडी में नाम आता है मार्को। इस रिवील से कन्फर्म हो जाता है कि सैम का डायरेक्ट कांटेक्ट मार्को से था और शायद उसने ही मार्को और ऑटो को हायर किया था ताकि ट्रेन को मेंटेनेंस टनल के जरिए उसका रास्ता बदला जा सके। वहीं स्कॉटलैंड में मार्शा को फिर से दिखाया जाता है। वो डैनियल से फ़ोन पर बात करती है, जिससे क्लियर होता है कि वो डैनियल के साथ अभी भी रिश्ते में है और उसने सैम से पिछले 6 महीनों से बात नहीं की। उसका बर्थडे है और उसे एक बुके मिलता है, लेकिन ये न सैम ने भेजा है न डैनियल ने। इसका मतलब कोई तीसरा इंसान उसकी लोकेशन जानता है। वो घबरा जाती है, मानो कोई उसके पीछे पड़ा हुआ हो। उधर एडा और क्लैरा को और टाइम मिल जाए, इसके लिए अलेक्जेंडर प्लेट स्टेशन पर एक खाली ट्रेन खड़ी कर देते हैं ताकि सैम की ट्रेन स्टेशन क्रॉस न कर सके। सैम सिक्योरिटी कैमरास हैक करके देख लेता है कि पुलिस उससे झूठ बोल रही थी। तब वो एक पैसेंजर को पकड़ता है, अपना ब्रीफकेस उसके हाथ में बांध देता है और उसे खाली प्लेटफॉर्म पर चलने को मजबूर करता है। वो प्रिटेंड करता है कि ब्रीफकेस में खतरनाक बॉम्ब है। जब पुलिस उसकी डिमांड नहीं मानती तो सैम बॉम्ब उड़ा देता है और कैमरास फौरन बंद हो जाते हैं। टेक्निकल पुलिस और रेलवे स्टाफ शॉक में है। एम्बुलेंसेस खड़ी हैं लेकिन कोई मरा नहीं। अंदर टनल में काफ़ी धुआं और आग है। सैम अपनी ट्रेन की तरफ भागता है। जल्दी ही रिवील हो जाता है कि जो एक्सप्लोजन हुआ था वो असल में असली बॉम्ब नहीं था। सैम ने पैसेंजर फ्रेडी को यूज़ करके अथॉरिटीज़ को मैनिपुलेट किया था। उसने प्लेटफॉर्म के बिन्स में स्मोक बॉम्ब सेट किए ताकि विजुअल और साउंड इफेक्ट से लगे कि डेडली ब्लास्ट हुआ है। उसकी कैलकुलेशन सिंपल थी, धुआं हटने तक पुलिस टीम को अंदर नहीं भेजेगी और उसे अपना प्लान आगे बढ़ाने के लिए आधा घंटा मिल जाएगा। प्लान परफेक्टली काम करता है। एडा विंटर ब्लॉकिंग ट्रेन हटा देती है और सैम को आगे बढ़ने दिया जाता है। सबसे शॉकिंग ट्विस्ट ये है कि फ्रेडी जिंदा है। सैम उसे वापस ट्रेन में ले आता है जैसे उसने उसे रेस्क्यू किया हो। इससे फ्रेडी सैम पर भरोसा करने लगता है, लेकिन बर्लिन पुलिस को जल्दी ही सच पता चल जाता है। जब रोबोट प्लेटफॉर्म की छानबीन करता है, कोई लाश नहीं मिलती, ब्रीफकेस में सिर्फ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसी बीच मीडिया में गलत न्यूज़ लीक हो जाती है कि एक पैसेंजर मारा गया। फिर सबसे इमोशनल रिवील आता है।
सैम और मार्शा के बेटे कई को 1 साल पहले मार दिया गया था। सैम मानता है कि किंगडम एयरलाइंस हाईजैक के मास्टरमाइंड जॉन बेली ब्राउन का इसमें हाथ था। इसी डेथ एनिवर्सरी पर सैम ने ट्रेन हाईजैक की है। अब उसका मोटिव पर्सनल रिवेंज जैसा लगने लगता है। वो डिमांड करता है कि बेली ब्राउन की प्रेजेंस जर्मनी में फोटो से कंफर्म की जाए। फोटो मिलती है, सैम रिलीव्ड होता है, लेकिन तभी उसे एक मैसेज आता है मार्शा की फोटो के साथ, यानी क्लियरली धमकी। अगर वो बेली ब्राउन को ट्रेन पर लाने की डिमांड नहीं करेगा तो मार्शा को मार दिया जाएगा। यहाँ बिगेस्ट ट्विस्ट आता है, सैम मास्टरमाइंड नहीं है, वो खुद किसी और के कंट्रोल में है। वहीं डिटेक्टिव जोरन अपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखता है। उसे एहसास होता है कि असली एक्सप्लोसिव बन रहे थे। यू बहन यार्ड में उसे वाइट पाउडर ट्रायल मिलता है जो स्पार्क के साथ जलता है, मतलब ट्रेन के नीचे एक्चुअल बॉम्ब फिट है। उसी वक्त सैम को भी ट्रेन के नीचे बॉम्ब नजर आता है। पीटर फेबर पर शक बढ़ता रहता है। हैम्बर्ग पोर्ट के कैमरास का डेटा मिसिंग है और एडा को डाउट होता है कि उसने ही सब एविडेंस मिटा दिया। फेबर एडमिट करता है कि बेली ब्राउन सेफ हाउस में है। लगता है ब्रिटिश अथॉरिटीज उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। एक स्ट्रीट परफॉर्मर के भेस में कोई कैबिन तक पहुंचता है और फ्रेडी को मार देता है। ये पहली रियल लाश होती है। सैम का जो फेक कंट्रोल था वो यहीं खत्म हो जाता है। अब क्लियर हो जाता है कि असली मास्टरमाइंड ट्रेन के अंदर ही छुपा हुआ है। वहीं फ्रेडी की लाश देखते ही अथॉरिटीज सैम को खतरनाक समझने लगती हैं। एडा डिसाइड करती है कि बेली ब्राउन को हैंडओवर करने का प्रोसेस शुरू करेगी ताकि और खून न बहे। हैंडओवर के लिए एक बंद पुराना स्टेशन चूज होता है, बेर्गमेन स्ट्रॉसा, जहां कैमराज नहीं हैं। डेप्यूटी चीफ मरनाओ पर्सनली बेली ब्राउन को MI5 सेफ हाउस से पिक करता है। फेबर उसे प्राइवेट प्लेन से ले जाने की आखिरी कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है। ट्रेन के अंदर सैम पैसेंजर्स को बताता है कि बॉम्ब्स लगे हुए हैं और उन्हें फोन्स बाहर फेंकने को कहता है। मेइटेन, जो सैम को पहले से जानती है, उसे पूरा यकीन है फ्रेडी का कत्ल सैम ने नहीं किया। वो एक पैसेंजर पर शक करती है, लेकिन बाद में रिवील होता है कि वो सिर्फ ड्रग्स छुपा रहा था। स्कॉटलैंड में मार्शा को पता चलता है कि कैबिन पर नजर रखी जा रही है। इनिशियली लगता है कि निक नाम का आदमी खतरा है, लेकिन वो असल में डैनियल का दोस्त होता है जो उसकी प्रोटेक्शन के लिए आया था। ट्विस्ट तब आता है जब फ्रेंडली नेबर्स ही निक को मार देते हैं। मार्शा अब असली खतरे में है। बर्लिन में जोरन एक क्रूशियल डिटेल नोटिस करता है। सैम ने स्टेशन पर सोडा कैन खरीदकर बिना खोले डस्टबिन में फेंक दिया था। इन्वेस्टिगेशन में वेंडिंग मशीन ट्रे से एक कोस्टर मिलता है, बर्लिन के बार द फॉक्स होल का। ये हिडन क्लू है। सैम इनडायरेक्टली पुलिस को बता रहा था कि वो फोर्स किया गया है। जोरन शायद पहला बंदा होगा जो समझेगा कि सैम विलन नहीं, सिर्फ प्यादा है। ट्रेन में एक इमोशनल मोमेंट आता है। एक बेबी जो बीमार है और उसे इलाज की जरूरत है। सैम बेबी को सेफली ट्रेन से उतरने देता है, लेकिन उसके डैड को रोक लेता है ताकि प्रेशर बना रहे। इसके बाद सैम नोटिस करता है ड्राइवर केबिन के पास मेटल का शार्प एज और जेस नाम की मेडिक पैसेंजर की जैकेट फटी हुई है। ये इंडिकेट करता है कि जेस ही फ्रेडी की कातिल हो सकती है। अगर ये सच है तो रियल हाईजैकर्स पैसेंजर्स के बीच ही हैं और सैम अनजाने में उनके साथ एक मूविंग डेथ ट्रैप में फंसा हुआ है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। बाय, अपना ख्याल रखिए।